हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 अप्रैल 2022 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 19 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी यार वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे लाइक जरूर कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। इसमें पहला क्वेश्चन है, Which scheme has been chosen for the Prime Minister Award for Excellence in the Public Administration 2020, और कैटेगरी है इनोवेशन सेंट्रल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस के अंदर 2020 के लिए, और ये कैटेगरी है इनोवेशन सेंट्रल। और ये अवार्ड बहुत ही खास है, क्योंकि एक ऐसी स्कीम को दिया जाता है जिसमें जितने भी नागरिक हैं देश के, उनको लाभ देने का काम किया हो, और साथ में एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव जो है वो काम भी किया हो। और ये स्कीम मिली है दोस्तों, अवार्ड मिला है उड़ान को। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। और उड़ान का मतलब आपको पता ही है, उड़े देश का आम नागरिक, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है, उड़ान मंत्रालय की जो है वो स्कीम है। और इनको ये अवार्ड दिया गया, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की जो उड़ान स्कीम है, उसको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया था 2006 में। याद रखना है, 2006 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी, ताकि हम उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सके, हम उस चीज को पहचान दे सकें जिसने बहुत ही अच्छे से जो है वो काम किया हो। खास करके किसी डिस्ट्रिक्ट ने किया हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया हो, किसी मिनिस्ट्री ने किया हो, कोई भी तरह का कोई काम हो जिसमें इनोवेटिव तरीके से लोगों तक पहुंचा गया हो, लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया हो, तो उस तरह के अवार्ड, उस तरह को रिकॉग्नाइज करने के लिए काम को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो 2021 में इस स्कीम के अंदर जो है वो और नई चीजें जो है वो ऐड कर दी गई थी, ताकि कंपटीशन जो है वो स्टेट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बढ़े, नए इनोवेटिव आइडियाज जो है वो सामने आए, और हम क्या करें, बेस्ट टू बेस्ट लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं उनको देख सकें। तो ये उड़ान स्कीम उनमें से एक है। और इस ट्रॉफी के अंदर जो है वो 10 लाख रुपए जो है वो कैश प्राइज दिया जाता है, जो भी इस अवार्ड को जीतता है।
तो मेरे ख्याल से उड़ान स्कीम हर बच्चे को पता है कि कौन से ईयर में उड़ान स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये 2016 में स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसका मेन मकसद था कि जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वो भी एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सके, वो भी जो है वो कम कॉस्ट के ऊपर फ्लाइट में ट्रेवल कर सके और जितने भी अपने बिजनेसेस हैं उसको बढ़ा सके। और इस स्कीम का ये रिजल्ट हुआ कि जो नॉन मेट्रो एयरपोर्ट्स हैं, क्योंकि छोटे छोटे एयरपोर्ट्स जो है वो खोले गए, छोटी छोटी कनेक्टिविटीज़ जो है वो की गई, लाइक वो एरियाज जहाँ पे आप कह सकते हो कि एरोप्लेन जो है वो ट्रेवल भी नहीं कर सकता था, उन एरियाज़ को भी कनेक्ट जो है वो किए गए ताकि जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो इंक्रीज़ किया जा सके। तो इससे डोमेस्टिक पैसेंजर जो है वो 5% तक जो है वो ज़रूर बढ़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि इस स्कीम के तहत ही जो है वो बहुत सी उड़ानें जो है वो नई स्टार्ट की, बहुत से रूट्स जो है वो डेवलप किए गए। तो आप देख सकते हो 92 लाख लोग जो हैं वो इससे बेनिफिट लेते हैं और 415 उड़ान रूट्स जो हैं वो नए बनाए जाते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ से सिरसा आप कह सकते हो, चंडीगढ़ से हिसार आप कह सकते हो। तो इस तरह की सुविधाएं जो है वो चलाएगी, इन रूट्स को कनेक्ट किया गया और 66 अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स जो है वो कनेक्ट करते हैं ये रूट्स। मतलब जहां पे ऑलरेडी आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं थी, जहां पे बहुत ज़्यादा फेमस फ्लाइट्स जो है वो नहीं चलती थी, वहां पे इन रूट्स को कनेक्ट किया गया। और ये भी लक्ष्य रखा गया है कि अब हम पानी से भी जो है वो फ्लाइट्स को स्टार्ट करेंगे, वहां पे भी हेलीपोर्ट्स बनाएंगे, वहां पे भी एरोड्रोम्स बनाएंगे अगले 5 साल के अंदर। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का लक्ष्य है कि 100 नए एयरपोर्ट्स का विस्तार किया जाएगा 2024 तक, याद रखना है, और 1000 नए रूट्स का निर्माण किया जाएगा इस उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर 2026 तक। ये 2 टारगेट्स जो हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रखे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस बार रिपब्लिक डे की झांकियां भी देखोगे तो जो भी रिपब्लिक डे की झांकियां रही हैं उसमें जो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की झांकी थी ये उड़ान स्कीम के तहत ही रखी गई थी, मतलब उड़ान स्कीम को ही प्रदर्शित कर रही थी, जिसके कारण इस झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड भी दिया गया था रिपब्लिक डे 2022 में। ये भी आप याद रख सकते हो। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, who has awarded the global Celent Model Bank Award under the Payment System Transformation category? जिसने पेमेंट सिस्टम को बहुत ही अच्छा किया अपने कंज्यूमर्स के लिए, आप कह सकते हो बिजनेसमैन के लिए, और ये अवार्ड का नाम है सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड और ये मिला है दोस्तों इंडसइंड बैंक को। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? ए होगा। बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक को ये अवार्ड दिया गया है और जो सेलेंट है ये कंपनी है दोस्तों, आप कह सकते हो लीडिंग रिसर्च एंड एडवाइजरी फर्म है जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इन्होंने इस अवार्ड को दिया जिसका नाम है सेलेंट मॉडल बैंक और ये इंडसइंड बैंक को मिला है क्योंकि इन्होंने एक पेमेंट हब स्टार्ट किया था जिसका नाम था एंटरप्राइज पेमेंट हब, जिसकी मदद से बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो अपनी ट्रांजैक्शंस को बहुत ही कम कॉस्ट पे जो है वो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडसइंड बैंक को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो अवार्ड जो है ये बैंक्स की एफर्ट्स के बारे में बताता है, इंडसइंड बैंक की एफर्ट्स के बारे में बताता है, जिसमें इन्होंने एक ऐसा पेमेंट हब का निर्माण किया जिसमें बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो स्टार्ट की जा सकती हैं और बहुत ही कम समय में उसको पूरा किया जा सकता है। इसमें सारी की सारी पेमेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, सब कुछ जो है वो सही तरीके से बताया जाता है ताकि जो भी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज हैं वो अपनी ट्रांजैक्शंस को आसानी से कर सकती हैं। और इसमें हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, लाइक इसमें आप कह सकते हो ऑटो पेमेंट का मोड है ताकि अपने आप जो पेमेंट्स मंथली जानी है वो अपने आप ही जो है वो चली जाए। इसमें जो बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस है वो भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। इसमें जो कॉस्ट है ट्रांजैक्शन की वो बहुत ही कम होती है। इसमें जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो इसका मतलब आप अगर पूरी की पूरी लिस्ट निकालना चाहते हो कि एक महीने के अंदर जो है वो हमने कौन कौन सी पेमेंट्स की हैं, कितने कितनी की हैं, कितनी ट्रांजैक्शन रेट रहा है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ से निकल के बाहर आ सकती हैं। तो अपने याद रखना है सिंपल वर्ड्स में कि जो इंडसइंड बैंक है उन्होंने एक एंटरप्राइज पेमेंट हब स्टार्ट किया था बड़े बिजनेसेस के लिए, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और हर पेमेंट सिस्टम को बहुत ही कम कॉस्ट पे जो है वो किया गया है ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर हो सके। ये है हमारे पास इंडसइंड बैंक। और ये सेलेंट मॉडल बैंक जो अवार्ड है ये सेलेंट कंपनी की तरफ से दिया जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ एक बहुत ही फेमस जो है वो रिसर्च एंड एडवाइजरी फर्म है बैंकिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये हर साल अवार्ड जो है वो दिया जाता है, खास करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पूरे वर्ल्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं लेकिन आपने ये वाली कैटेगरी जो है वो खास तौर से याद रखनी है। और इसमें टेक्नोलॉजी की मदद से जिन बैंक्स ने बहुत ही अच्छे से काम किया है, बैंकिंग इंडस्ट्री को बेहतर बनाया है, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। और इंडसइंड बैंक के बारे में खास तौर से याद रखोगे, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो सुमंत कथपालिया जी हैं, सुमंत कथपालिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? मुंबई के अंदर इंडसइंड बैंक का। और टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर।
याद रखनी है ये सारी चीजें। इसी के साथ आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर। अगला सेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, लेकिन चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसने 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है। एक स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट कहां पे हुआ। ये हुआ था दोस्तों स्पेन के अंदर, और इसमें जीते हैं इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो जो इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इन्होंने 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है जो कि स्पेन के अंदर हुआ है, और इन्होंने एक इजराइल के प्लेयर विक्टर को हरा दिया है। मतलब इसमें डिफीट जो है वो किसको किया गया है, विक्टर को हराया है, और ये फाइनल राउंड के अंदर हराया जिसमें 8 पॉइंट्स जो है वो 9 राउंड्स में डी गुकेश ने हासिल किए। तो आप यहाँ पे डी कुकेश का फोटो देख सकते हो। डी कुकेश ने 48th ला रोडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है, और इसमें जो टोटल मैचेस गुकेश की तरफ से खेले गए हैं चेस टूर्नामेंट के अंदर, उसमें 7 इन्होंने जीते हैं, 2 इसमें ड्रॉ हुए हैं। एक ड्रॉ जो है वो बहुत ही फेमस इंडियन ग्रैंड मास्टर के साथ हुआ था इनका, आर प्राग्ननंदा के साथ, और दूसरा ड्रॉ जो है वो एक अर्मेनिया के प्लेयर थे उनके साथ हुआ था। लेकिन 7 मैच जो है वो इन्होंने जीत लिए हैं। तो ये आपने याद रखना है कि इस टूर्नामेंट को किसने जीता है, डी गुकेश ने जीता है, और ये कहां पे हुआ था, स्पेन के अंदर। ये 2 चीजें आपने इस क्वेश्चन में याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु हैज वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर 2022। इसको 1000 एटीपी 1000 मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जीता है ग्रीस के प्लेयर हैं स्टेफनोस सित्सिपास। इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो याद रखना है स्टेफनोस सित्सिपास जो कि एक बहुत ही फेमस ग्रीक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने मेंस सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स के अंदर, और ये 115th एडिशन है इस मोंटे कार्लो मास्टर्स का। और याद रखना है ये मोंटे कार्लो में हुआ है। मोंटे कार्लो कहां पे है, मोनाको के अंदर है। और स्टेफनोस सित्सिपास जो हैं वो ग्रीस से बिलोंग करते हैं, ये भी आपने जो है वो इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर जो है वो फर्स्ट ऑफ 3 एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट है, जो कि किसके ऊपर खेला जाता है, क्ले के ऊपर खेला जाता है। और ये ऐसे पहले प्लेयर बन चुके हैं रिपीट चैंपियन, मतलब दोबारा इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर जो वो जीत लिया है। इससे पहले ये कारनामा किसने किया था, राफेल नडाल ने किया था 2018 में। उन्होंने भी मोंटे कार्लो मास्टर जो है वो कई बार जीता है, लेकिन ये ऐसे एक और प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर जो है वो दोबारा जीता है, क्योंकि इन्होंने 2022 का टाइटल तो जीता ही है, 2021 का टाइटल भी जो है वो दोस्तों जीता है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, ग्रीस से, और वर्ल्ड रैंकिंग नंबर इनकी 5 है, और इन्होंने 8 एटीपी 2 टाइटल जो हैं वो जीत लिए हैं। एटीपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, 8 जो टाइटल हैं वो जीत लिए हैं। और राफेल नडाल अपने आप में एक बहुत ही खास प्लेयर हैं, क्योंकि उन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर 11 बार जीता है। ये बहुत बड़ी बात है, 11 बार जीता है, और 8 बार तो उन्होंने इस टाइटल को लगातार जीता है। लाइक 2005 से लेके 2012 तक उन्होंने इस टाइटल को लगातार जीता है। तो याद रखना है मेन सिंगल टाइटल रोलेक्स मोंटे कार्लो का किसने जीता है, स्टेफनोस सित्सिपास ने जीता है। लेकिन इसमें आप 2 प्लेयर और याद रख सकते हो। एक तो आप यहाँ पे देख सकते हो जॉस सैलिसबरी, ये कहाँ के प्लेयर हैं, ये दोस्तों ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं। एक राजीव राम देख रहे हो, राजीव राम जो है वो अमेरिकन प्रोफेशनल प्लेयर हैं। इन दोनों ने डबल्स टूर्नामेंट जीता है इस मोंटे कार्लो मास्टर्स का। तो डबल्स जो और राजीव ने जीता है, लेकिन मेन सिंगल्स आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो स्टेफनोस सित्सिपास ने जीता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी कंपनी ने वर्ल्ड की पहली क्रिप्टो पेमेंट कार्ड जो है वो लॉन्च की है, मास्टर कार्ड के साथ मिलके और डाई पॉकेट के साथ मिलके। और ये कंपनी है दोस्तों लंदन बेस्ड कंपनी है, जिसका नाम क्या है, नेक्सो। याद रखना है ये यूरोपियन कंट्रीज में अपने कार्ड जो है वो इशू करती है। तो एक लंदन या यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंपनी नेक्सो, इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है, ताकि जो इनोवेटिव फीचर्स हैं कार्ड के वो मास्टर कार्ड प्रोवाइड कर सके, ट्रांजेक्शन्स वगैरह मास्टर कार्ड देख सके। डाई पॉकेट जो है वो नेक्सो कार्ड को इशू करेगी। तो इशूअर कंपनी जो है वो कौन सी है, डाई पॉकेट है, और इस कार्ड का नाम क्या होगा, नेक्सो कार्ड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्सो और मास्टर कार्ड मिलके जो है वो वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। क्रिप्टो बैक्ड का मतलब है कि आपको अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है वो सेल करने की जरूरत नहीं, बेचने की जरूरत नहीं है। आप उसको बैंक के पास रखें, एज ए गिरवी रख सकते हैं, आप उसको एज ए कोलेटरल रख सकते हैं, जिसके बदले में आपको बैंक जो है वो ये क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करेगा इस कार्ड के थ्रू, और उस क्रेडिट को आप यूज कर सकते हो। बैंक के पास आपके क्रिप्टो जो है वो पड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये क्रिप्टो बैक जो क्रेडिट कार्ड होगा, ये आप अलग अलग मर्चेंट वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हो, मतलब अलग अलग स्टोर्स में इसको यूज कर सकते हो, जहां पे मास्टर कार्ड जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई मिनिमम रीपेमेंट का फीचर जो है वो एज सच नहीं है, इसमें कोई मंथली पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, कोई इनएक्टिविटी फीस नहीं है, इवन फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे अगर 20,000 यूरो से कम कम आप एक महीने में खर्च करते हो, क्योंकि ये इंडिया में अभी लॉन्च नहीं किया गया, ये यूरोपियन कंट्रीज में ही लॉन्च किया गया है। और हर नेक्सो कार्ड ट्रांजेक्शन के साथ ही आपको 2% कैशबैक भी मिलेगा, वो भी क्रिप्टो में मिल जाएगा, बिटकॉइन में भी मिल सकता है, या नेक्सो का अपना टोकन है नेक्सो टोकन, उसमें भी आपको मिल सकता है। और इवन इसमें इंटरेस्ट जो है वो उतना ही आपको पे करना होगा जितना आपने क्रेडिट जो है वो यूज़ किया, सारी अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें आपको क्रिप्टो को बेचने की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसका नाम है वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड, जिसका नाम है नेक्सो कार्ड। ये नेक्सो कंपनी ने लॉन्च किया और ये कार्ड को इशू कौन करेगा? डाई पॉकेट। और इस कार्ड के जो फीचर्स हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा? मास्टर कार्ड प्रोवाइड करेगा। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन ए नॉइजी वर्ल्ड। तो इतना शोर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसमें अपने आप को कैसे सुने उसके बारे में बताया हुआ है, और बहुत ही अच्छा नाम है बुक का। और ये बुक लिखी है प्रेम रावत ने, तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। और बुक का नाम जो है वो आपने जरूर याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नाम जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका बहुत ही सुंदर सा एक कवर पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, और बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं जिनका नाम है प्रेम रावत जी। उन्होंने इस बुक को रिलीज किया और उन्होंने खुद कहा है कि सेल्फ नॉलेज इज ऑल अबाउट यू, मतलब आपके बारे में जानना या अपने आप बारे में जानना वही सबसे बड़ी नॉलेज है, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो आगे बढ़ सकते हो। और ये बुक जो है वो हार्पर वन की तरफ से पब्लिश की गई है, जो कि हार्पर कॉलिंस पब्लिशर का ही एक यूनिट है। और इस बुक में बताया हुआ है कि जो रीडर्स हैं वो अपने आप के बारे में किस तरह से अंडरस्टैंडिंग अपने आप की खुद से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने आप को किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और ये बुक ऑलरेडी 58 कंट्रीज़ में जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ऑलरेडी, मतलब आपको मिल जाएगी वहाँ पे। और ये 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जैसे कि इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, इटालियन है और पोर्तुगीज़। इन लैंग्वेजेस में इस बुक को लिखा गया है। तो इसमें नाम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन ए नॉइजी वर्ल्ड। और ये बुक लिखी है बहुत ही रिनाउंड ऑथर प्रेम रावत जी ने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का वुमेन जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? लेकिन उससे पहले एक दो चीजें याद रखनी है कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का ये वुमेन जूनियर वर्ल्ड कप है 2021 का, ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? ये साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। और ये 1 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में खेला गया है। और आप कह सकते हो ये जो जूनियर वर्ल्ड कप 2021 वुमेन का है, ये अंडर 22 वुमेन आउटडोर टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जीत लिया है कौन सी कंट्री ने? नीदरलैंड ने इसको जीत लिया है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? बी होगा। और नीदरलैंड ने ये टाइटल चौथी बार जीता है कि ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का वुमेन जूनियर वर्ल्ड कप इन्होंने जीत लिया है। इससे पहले इन्होंने 1997 में, 2009 में और 2013 में ये 3 टाइटल जीत लिए थे। अब चौथी बार इस टाइटल को जीता है। कौन सी कंट्री को हराया? जर्मनी को हराया 3-1 से। इसका मतलब जर्मनी जो है वो सिल्वर मेडल जीत चुकी है। और इंडिया की पोजीशन इसमें चौथी रही है। इसका मतलब जिस टीम ने इंडिया को हराया है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता होगा। और वो टीम हमारे पास कौन सी है? इंग्लैंड। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड ने कोई मेडल जो है वो इस जूनियर वर्ल्ड कप के अंदर जीता है। तो सिंपल है कि पहला स्थान मतलब गोल्ड मेडल जो है वो नीदरलैंड्स ने जीता है, दूसरा स्थान मतलब सिल्वर मेडल जो है वो जर्मनी ने जीता है, तीसरा स्थान मतलब ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इंग्लैंड ने जीता है, और चौथा स्थान जो है वो किसका है? इंडिया का। यहाँ पे एग्जामिनर आपको इंडिया का स्थान जो है वो पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि ये टूर्नामेंट जो वुमेन जूनियर वर्ल्ड कप 2021 है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। साउथ अफ्रीका होस्टिंग कंट्री था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली प्रफुल्ला कर उनका देहांत हो गया है, वो फेमस क्या थे? तो आपने ऑप्शन के अंदर ध्यान से देखना है कि वो फेमस किस बात के लिए थे। और वो बहुत फेमस सिंगर थे, और आपने याद रखना है वो बहुत ही फेमस उड़िया सिंगर थे। तो आपको स्टेट याद करने की जरूरत नहीं कि वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे, ओडिशा से। तो वो केवल आप ये नहीं कह सकते कि वो सिंगर ही थे, उनमें अलग अलग टैलेंट है क्योंकि वो म्यूजिक डायरेक्टर भी रह चुके हैं, राइटर भी रह चुके हैं, और उनका नाम था प्रफुल्ला कर। तो आप देख सकते हो बहुत ही वर्सटाइल पर्सनैलिटी थी, म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, लिरिसिस्ट थे, लिखते भी थे, राइटर थे, कॉलमनिस्ट थे अखबार में भी, या कई मैगजीन्स में उनके जो कॉलम हैं वो लिखे जाते रहे हैं। और उनके जो बड़े ब्रदर थे खेतर मोहन कर जी, वो भी बहुत फेमस थे, तब बहुत फेमस तबला प्लेयर थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपना जो गाना था जिसका नाम था कमला देश राजकुमारा, वहाँ से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे।
और फिर इन्होंने म्यूजिक कंपोजर के तौर पे काम किया। एक मूवी थी जिसका नाम था ममता, 1975 में उसको रिलीज किया गया था। तो बतौर म्यूजिक कंपोजर इन्होंने वहां से काम स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने बहुत सी मूवीज में म्यूजिक को कंपोज किया। इसी बात के लिए इनको पद्मश्री जो है वो दिया गया फील्ड ऑफ आर्ट्स के अंदर 2015 में। और भी बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे 2004 में इनको जयदेव अवार्ड जो है वो मिल चुका है। और इनको स्टेट फिल्म अवार्ड जो है वो 8 बार मिल चुका है, जिसमें 6 बार इनको लगातार ये अवार्ड दिया गया था। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं उड़ीसा की। इनका देहांत हो गया, 83 इनकी उम्र थी। और बहुत ही फेमस उड़िया सिंगर, नाम जरूर याद रखना है, प्रफुल्ला कर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है होंग जिंग 6D, या इसको बोल सकते हो जेहोंग शिंग 6D। तो ये एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया इस कंट्री ने, और ये कंट्री है चाइना। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। और चाइना का जो लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट है उसके थ्रू जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है? ये एक तरह का रेडियो और टेलीविजन ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो सिंपली याद रखना है, रेडियो टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला सैटेलाइट, जिसका नाम जो है वो क्या है? जेहोंग शिंग 6D, और वो चाइना ने लॉन्च किया। और ये 415th मिशन है लॉन्ग मार्च सीरीज रॉकेट करियर का, जो चाइना ने लॉन्च किया है। तो बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, एक लाइनर का क्वेश्चन, आप इसको स्लाइड से ही याद रखोगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चेयरमैन का नाम बताना है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, जिनका रिसेंटली 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो फिर से एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पहले से ही पता है तो आप आंसर बता सकते हो। और नाम क्या है इनका? इनका नाम है कमलेश नीलकंठ व्यास जी। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो जो अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी है हमारी, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि कमलेश नीलकंठ व्यास जी जो चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, उनका टाइम पीरियड 1 साल बढ़ा दिया गया है। मतलब अदरवाइज इन्होंने 3 मई 2022 को रिटायर होना था, लेकिन अब 3 मई 2023 को ये रिटायर होंगे। और ये दूसरी बार हो रहा है कि इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि इनको पहली बार 2018 में अपॉइंट किया गया था 3 साल के लिए। तो 2021 से बढ़ा के 2022 किया गया था, अब 2022 से बढ़ा के दोबारा से क्या कर दिया गया है? 23 कर दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास क्या है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो है बॉडी वो क्या है। लेकिन उनके चेयरमैन का नाम तो आपको यहां से पता लग रहा है, कमलेश नीलकंठ व्यास जी। तो जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है हमारा, ये दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। और जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत आता था। लेकिन फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी स्थापित कर दिया गया 1954 में। फिर इसको किसके अंडर ले आए? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। और सरकार ने यह भी कह दिया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सेक्रेटरी होगा, वहीं जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा किसका? एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी भी कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास जी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? एटॉमिक एनर्जी कमीशन का इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रूल्स को चेंज कर दिया है। इन रूल्स को चेंज करने का मतलब है, ये पहले चल रहे थे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2019 वाले रूल्स, अब अमेंड करके ये क्या हो गया? 2022। अब इसमें चेंज क्या कर दिया है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसमें 20% एफडीआई जो है वो अलाउ कर दी गई। अप टू 20% एफडीआई जो है वो हो सकती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। रिसेंटली ये भी अलाउ किया गया था कि स्टार्टअप्स जो हैं वो कन्वर्टिबल नोट्स जो है वो मैक्सिमम पीरियड 10 साल के लिए इशू कर सकते हैं, जिसका पहले टाइम पीरियड 5 साल था। हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना 5% स्टेक जो है वो एलआईसी में निकाल रही है। आपको पता है कि आईपीओ जो है वो एलआईसी का आने वाला है, जो कि सबसे बड़ा आईपीओ जो है वो पूरे देश का हो सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, क्योंकि अभी तक का जो सबसे बड़ा आईपीओ हमारे सामने आया है वो आया है दोस्तों पेटीएम का। पेटीएम का जो आईपीओ रहा वो 18,300 करोड़ रुपए का रहा। इससे पहले जो है वो कोल इंडिया का था, 2010 में आया था, वो 15,500 करोड़ रुपए का रहा लगभग। और इससे पहले रिलायंस पावर का भी आया था 2008 में, वो 11,700 करोड़ के लगभग का रहा। तो मतलब आप कह सकते हो ये सबसे बड़ा आईपीओ जो है वो सामने आ सकता है। और सेबी ने ये भी कहा है कि ये 5% स्टेक से आपका 63,000 करोड़ रुपीज आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो सेबी ने यहाँ पे ये अनुमान जो है वो लगाया है। तो 20% तक एफडीआई जो है वो अलाउ हो चुकी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, स्पेस एक्स ने NROL 85 नाम का एक स्पाई सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दिया। ये यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस की तरफ से इसको लॉन्च किया गया, या उसकी तरफ से ये सैटेलाइट जो है वो काम करेगा। तो आप कह सकते हो ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक तरह से सर्वेलेंस साइट है, जो कि आप कह सकते हो अलग अलग पेलोड के थ्रू भेजा गया है, लेकिन उसका कोड नेम क्या रखा गया है? NROL 85। और इसका मेन जो थीम है या स्लोगन है वो क्या है? एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनआरओ जो लॉन्च 85 है, ये 148th लॉन्च है जो फैल्कन 9 मतलब स्पेसएक्स की तरफ से लॉन्च किया गया है, और 2022 का ये 14th मिशन है जो स्पेसएक्स की तरफ से लॉन्च किया गया है। लेकिन जो नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस है, ये डिस्क्राइब करता है कि NROL 85 जो सैटेलाइट है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि एनआरओ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि डेवलप करती है, बिल्ड मतलब बनाती है, लॉन्च करती है, मेंटेन करती है यूएस सैटेलाइट्स को, जो कि इंटेलिजेंस डाटा जो है वो सीनियर पॉलिसी मेकर्स को देती है, या इंटेलिजेंस कम्युनिटी को प्रोवाइड करती है, या डिफेंस डिपार्टमेंट को देती है, जिसमें देश की रक्षा को हम और भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये यूएसए की एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि वो एक नई बॉडी बनाएंगे, एक नया ट्रस्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, और ये ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, उसने डिसाइड किया है कि एक नई बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, जो कि स्टार्ट होगी 1 मई 2022 को। और इस ट्रस्ट को एक तरह से तीसरा पिलर माना जा रहा है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के दो पिलर हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। एक तो जनरल रिसोर्स अकाउंट हो गया, एक हो गया पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। इन दोनों से पहले मेंबर कंट्रीज जो है वो लोन लेती थी, अब यहां से भी लोन जो है वो लिया जा सकता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जो आप कह सकते हो वल्नरेबल मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो वो अपने आप के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोका जा सके, या जो पेंडेमिक्स हैं उसको रोका जा सके, इस तरह के चेंजेस करना चाहते हैं तो उनको ये लोन जो है वो दिया जाएगा। इसमें टोटल 45.8 बिलियन यूएसडी जो है वो रखे जाएंगे, ताकि जो डिमांड है और जो आप कह सकते हो सप्लाई है उसको बैलेंस किया जा सके, और इसमें देखा जाएगा कि कौन पैसा दे रहा है और कौन ले रहा है, उसके बेसिस पे जो है ये डिमांड सप्लाई को मेंटेन किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपने याद रखना है कि लगभग जो है वो 3-4 कंट्रीज जो 190 की हैं, 190 मेंबर कंट्रीज आईएमएफ की, तो उसको ये कवर कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमली लो इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, या स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको ये लोन जो है वो दिया जाएगा। तो ये पैसा आईएमएफ कब देगा? जब आईएमएफ के सामने ये कंट्रीज जो है वो अपने एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी इनिशिएटिव रखेंगी कि ये हम करने वाले हैं, या आप कह सकते हो कि डेट को किस तरह से, जो पैसा लेंगे वो किस तरह से वापस करेंगे वो बताएंगे आईएमएफ को, तो उनको ये पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में याद रखना है। जो इनकी हेड हैं, मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आजकल, वो क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है, और टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है इसकी? 190। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स जो है वो 18 अप्रैल 2022 को मनाया गया। इसको दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से भी जाना जाता है। इसका मेन मकसद यही होता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि जो कल्चरल हेरिटेज है उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, और जो हमारे अलग अलग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है, चाहे वो रिलीजन बेसिस पे चाहे लैंग्वेज बेसिस पे है, उसको हमने किस तरह से बचाना है। तो इस दिन का मेन मकसद यही है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज पहुंचा सकें कि जितनी भी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको बचाना ज़रूरी है, ताकि अलग अलग तरह की आइडेंटिटी और कम्युनिटी को पहचाना जा सके। तो ये अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी और वल्नरेबिलिटी को भी प्रमोट करता है, और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि आप ही की एफर्ट से हम इन मोनूमेंट्स और साइट्स को बचा सकते हैं। और इसका थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। इसी के साथ आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला है लेजेंडरी ओडिया सिंगर प्रफुल्ला कर डाइज एट द एज ऑफ 73। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में 12.3% कम हो चुकी है। अगर आप देखोगे 2011 से 2019 का डाटा, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिसर्च पेपर रिपोर्ट कहती है। तो पहले जो है वो 22.5% थी एक्सट्रीम पॉवर्टी, अगर 2011 में देखोगे, तो अब 10.2% रह चुकी है अगर 2019 का अगर आप डाटा देखते हो। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल रिडक्शन जो है वो कितनी है? 12.3%। और ये इसलिए हुआ है कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनकी इनकम में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, जिसके कारण यहाँ पे ये पॉवर्टी कम हो गई है। नेक्स्ट, प्रेम रावत जी ने एक बुक लिखी है हेयर योरसेल्फ, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंडिया के ग्रैंड मास्टर डी कुकेश जी, उन्होंने 48th लारोडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो वो जीत लिया है। अगेन हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम जो है उसकी 4th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सबसे पहला खोला गया था वो 14 अप्रैल को खोला गया था दोस्तों 2018 में। और वो कहाँ पे खोला गया था? जंगला गांव के अंदर, जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में स्थित है।
और इसका मेन मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टेली कंसल्टेशन कर सकें, क्योंकि पैंडेमिक का टाइम पीरियड था। और ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जो है वो यहाँ पे कंसल्टेशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो कौन करता था, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो 16 अप्रैल 2022 को एक दिन के अंदर 3 लाख टेली कंसल्टेशन जो है वो सामने आई हैं, जो ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के अंदर हुई हैं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के थ्रू। तो ये हाईएस्ट नंबर है टेलीकम्युनिकेशन का, क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 1.8 लाख का था जो एक दिन में हुई थी, लेकिन ये 3 लाख को क्रॉस कर गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 2022 अप्रैल 17 को मनाया गया। तो हेमोफीलिया जो डे है ये अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हेमोफीलिया से किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि हेमोफीलिया का मतलब है कि आप में कोई चोट लगी, उसमें खून जो है वो बह रहा है, उसमें जम नहीं रहा खून, आपका बहाव जो है वो खून का रुक नहीं रहा, तो उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। तो लोगों को अवेयर करना कि किस तरह से जो है ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वो उससे बचा जा सकता है, और इसके मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए किया जाता है। और इस साल हम 33rd हीमोफीलिया डे जो है वो मना रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 17 और 18 अप्रैल का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक बैंक अकाउंट जिसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, बैंकिंग टर्म्स में इसको नो फ्रिल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जनधन योजना के अंदर सारे के सारे अकाउंट्स कौन से हैं? नो फ्रिल अकाउंट्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग एक्टिविटीज के साथ जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नोटिस मनी जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए अगर पैसे को लेंड करते हो तो नोटिस मनी कहलाता है? तो आपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लें, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।